अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। आज नवाज शरीफ साहब ने फिर से हाई कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, रुजू किया और आज बड़ी भारी भरकम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, जहां पर PMLN के दीगर भी जो रहनुमा थे वो नवाज शरीफ साहब के साथ साथ ही थे और फिर उनके साथ हमरा जो अक्सर व बेशतर लोग थे वो लाहौर रवाना हो गए, क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से नाजरीन बहुत ज़ोरों शोर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयारियां कर रही है और अपेरेंटली एक शायद इनकी अपोजिशन में कोई ऐसी जमात नज़र नहीं आती जो कि इतने जोशो खरोश के साथ इलेक्शंस के लिए तैयारियां कर रही हों। इसमें बहुत सारी दीगर चीज़ें भी सामने आ रही हैं, इनके अपने रहनुमाओं की तरफ से ग्रीवेंसेस भी सामने आ रहे हैं कि जो पार्टी टिकट्स हैं वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो कि पार्टी के लॉयलिस्ट नहीं हैं और जो पार्टी के वफादार लोग हैं जो कि सदियों से या जनरेशन से पार्टी के साथ हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। ये भी नाजरीन बड़ी बरमला इस हवाले से इख्तिलाफी नोट और आवाज़ें उठती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ अदालती अहवाल से जो इस दफ़ा एवन फील्ड में चूँकि नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला, कानूनी तौर पर वो कहा जा सकता है कि उनकी प्रीमियरशिप के उनको करीब ले जाता हुआ नजर आता है। इसी तरह का रिलीफ अब उन्हें नाजरीन ऑब्वियसली अल अजीज़िया रेफरेंस में भी दरकार है, जिसमें उनको बाज़ाब्ता तौर पर सज़ा हुई थी और वही सज़ा वो काट रहे थे, जिसके बाद से उनको लंदन वो गए इलाज के गर्ज से एंड देन द एंटायर स्टोरी इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस कि फिर अब वो वापस आए हैं इलेक्शंस के गर्ज से। तमाम मामले पे नाजरीन आज की समाअत के अहवाल से कुछ अहम नुकात देखते चलिएगा, उनको हम लोग एट डिटेल एट लेंथ कवर करेंगे, सियासी और लीगल दोनों पर्सपेक्टिव्स के साथ। अदालत का अल अजीज़िया केस में नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंसेस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्ज़ाम था। अमजद परवेज साहब ने कहा, फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। ये उस वक्त की बात है नाजरीन चूँकि 3 रेफरेंसेस दायर किए गए थे एहतसाब अदालत में, 2 में सज़ा हुई थी मियां साहब को और 1 यानी फ्लैगशिप रेफरेंस में उनकी पहले से बरियत थी। मूविंग अहेड 8 नवंबर 2017 के फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा कि एक साथ तीनों रेफरेंस निपटाए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का एक साथ ही फैसला सुनाने का हुक्म बरकरार रखा था और अपने फैसले में कहा था कि एक साथ तीनों केसेस के फैसले से आसमान नहीं गिर जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। केस में 22 गवाह हैं, जिनमें 13 वो हैं जिन्होंने रिकॉर्ड पेश किया। पिछले 7 साल में ये मौक़िफ़ रहा कि मेरे वालिद ने अल अजीज़िया स्टील मिल्स बनाई थी। ये नवाज शरीफ साहब का इसमें मौक़िफ़ था। अल अजीज़िया स्टील मिल्स 2001 और बिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट 2005 में और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई, जबकि हुसैन नवाज साहब की उम्र उस हवाले से उस वक्त 28 साल थी जब अल अजीज़िया मिल्स लगाई गई थी। ये एक बाय एंड लार्ज नाजरीन कुछ मौक़िफ़ की मियां साहब की और फैमिली की, शरीफ फैमिली के मौक़िफ़ की कुछ झलकियाँ हैं। नवाज शरीफ का ये केस पिछले केस से भी बेहतर है कि वो इस अरसे में पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए वीडियो से मुतालिक दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। ऑब्वियसली नाजरीन जज अरशद मलिक साहब, उनका इंतकाल हुआ अब से कुछ बरस पहले, लेकिन उनके हवाले से भी ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था कि कुछ वीडियोस की बुनियाद पर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था और इस पूरे मामले में नाजरीन बहुत अहम कुछ मौक़िफ़ थे। क्योंकि कुछ एक दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये भी था कि मियां साहब के जो बेटे हैं वो भी मुलाकातें करते रहे थे जज अरशद मलिक से, मरहूम जज अरशद मलिक से, लेकिन सिंस ऑब्वियसली ही इज़ नो मोर, तो उनका जो मौक़िफ़ है अभी भी वो खुद ये बात अब कही जा रही है अदालत में कि अब वो अपने मौक़िफ़ की पैरवी करने के लिए मौजूद नहीं है। PTI का भी नाजरीन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है वो भी खासा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि उसके खिलाफ जो पिटिशनर्स मैदान में आ रहे हैं, एक तरफ वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर बरमला तौर पर एतराज़ात उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बल्ले का निशान जमात से छीन लेना खासा गलत होगा और जमात के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अकबर एस बाबर की नाजरीन इस हवाले से जो दरख्वास्त है वो देखते चलिएगा कि उसमें क्या प्ली इख्तियार की गई है। अकबर एस बाबर ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है। PTI के 2 दिसंबर को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने की इस्तदा की है। इलेक्शन कवायद व ज़वाबित, शेड्यूल, कागजात नामजदगी और तरीक़ाकार का नहीं बताया गया। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून और पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कोई शेड्यूल आया ना, वोटर फहरिस्तें और मरकजी सेक्रेटेरिएट में कोई सरगर्मी भी नहीं हुई। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 2017 के सेक्शन 208
और ज़ैली शिक 2 की खिलाफ वर्जी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है कि कोई निगरान चेयरपर्सन हो या जमात, और ये जो निशान है हमें बड़ा अजीज़ है, ये भी मौक़िफ़ साथ साथ इख्तियार किया गया है। निगरान चेयरपर्सन इसलिए मुखातिब करके कहा जा रहा है चूँकि जो प्रेजेंट चेयरपर्सन बने हैं PTI के, वो जो हैं यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं सिर्फ निगरान चेयरपर्सन हूँ। एक्चुअली जो पार्टी की कमान है और जो तमाम तर फैसले हैं वो अभी भी खान साहब के साथ लाए करते हैं। ये मामला आगे कहाँ जाकर बढ़ेगा, जो इस हवाले से समाअत होनी है, क्या बल्ले का निशान इंटैक्ट रख पाएगी PTI, और जो इंट्रा पार्टी के इलेक्शंस के हवाले से एतराज़ात हैं, क्या उनसे आज़ादी मिल पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और याद रहे नाजरीन, ये बात हम तब कर रहे हैं जब हम जनरल इलेक्शन से सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की दूरी पर खड़े हैं। ऐसे में क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, दैट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच। लेकिन एक ब्रेक पे चलते हैं, फिर तफसीली तौर पे तमाम मामलात पे रोशनी डालेंगे। वेरी वार्म वेलकम नाजरीन। बहुत इन अहम मामलात पे तफसीली तौर पर रोशनी डालते हैं, और ख़ास तौर पे इसकी अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि अब इलेक्शन से तकरीबन सिर्फ 2 माह की दूरी पर हम तमाम लोग खड़े हैं और तमाम तर पार्टियां खड़ी हैं। ऐसे में नाजरीन, क्या मुस्तकबिल होने वाला है तमाम तर पार्टियों का, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेकर मामलात हैं, वो आज इंशाल्लाह हम ज़ेरे गौर रखेंगे। बहुत सीनियर डेकोरेटेड पैनल मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमाए इस तमाम तर बहस में। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। वेरी वार्म वेलकम सर आपको, और खुश आमदीद। आप चूँकि तमाम तर चीज़ें अपने जो सेंट्रल सेल है इलेक्शन का, उस हवाले से भी आप रुकन हैं उसके, और आप देख रहे हैं, तो हम आपसे बड़ा पर्टिनेंट तौर पर जान पाएंगे। अहमद अवैस साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन करते हैं। नाजरीन, मायानाज लॉयर हैं आप, काउंसिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम तर ज़रूरी और कलीदी मामलात पे, और थोड़ा हमें बेहतर इंसाइट्स दे पाएंगे। ज़ाहिर है लीगली स्पीकिंग फॉर हिज ओन पार्टी एज वेल एज द PMLN, चूँकि अब बरियत की दूसरे रेफरेंस में भी दरख्वास्त लग गई है। कमर दिलशाद साहब नाजरीन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उनके मुशीर भी हैं, तो तमाम अहवाल से हम आपसे रेलिवेंटली जानेंगे। कमर साहब, अ वेरी लर्नड वॉइस ऑन इलेक्टोरल मैटर्स, ज़ाहिर है आपकी भी रहनुमाई हमारे लिए बहुत बहुत अहम है। आपको भी वेरी वार्म वेलकम। बात का आगाज़ में कमर साहब अगर आपसे ही कर पाऊँ, ये बताइएगा कि अब इलेक्शंस में क्या मुस्तकबिल होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि जो बल्ले का निशान है वो तो कहते हैं कि अजीज़ है, अकबर एस बाबर साहब भी कहते हैं कि बड़ा अजीज़ है हमें, लेकिन वो ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो बहुत मज़हका खेज हुए हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनेगा सर? ये पार्टी की कमान बिल्कुल कुछ और लोगों के हाथ में जा सकती है, ये आप देखते हैं मुमकिन हो सकता है ऐसा? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल इसकी हियरिंग हो रही है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने तमाम सेक्शन जो है, आपका हमारे दोस्त बैठे हैं अहमद अवैस साहब, तो वो उसको बेहतर तरीके से आपको तशरीह कर देंगे। उसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि जो सेक्शन जो है हमारा इलेक्शन एक्ट का, उसमें वो है बड़ा इंपॉर्टेंट 209 और 208, उस पर इलेक्शन और उसका रूल जो है 158। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस पर तीनों को सामने रखते हुए जो दरखास्तें आई हैं, कंप्लेंट आई हैं या चैलेंज किया गया, उसको उन्होंने तीनों सेक्शनों को सामने रखकर फैसला करना होगा। अभी उसको कहना काबिल वक्त है क्या फैसला करते हैं, लेकिन हमारी नज़र में यह ज़ाहिर है तमाम सियासी पार्टी जो इंतखाबात करवाते हैं वो सही मायनों में उसमें इलेक्शन एक्ट में भी बड़ा अहम पाया जाता है। इलेक्शन एक्ट में अहम ये पाया जाता है कि इसके अंदर कोई इलेक्शन कमीशन का रोल ही कोई नहीं है, उसमें उनका कोई ऑब्जर्वर नहीं होता। जो बाकायदा जहाँ इंतखाबात होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट पेश किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको देख के फाइल कर दिया। लेकिन अगर कोई चैलेंज करे तब वो सारे सेक्शन जो है वो उसको देखते हैं, चेक करते हैं, वाकई इसके मुताबिक शिकायतें आई हैं, चैलेंज हुआ है। इंडिया में ये होता है कि वहाँ जब इलेक्शन होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो उनका ऑब्जर्वर वहाँ मौजूद होता है, और जिसकी वजह से वहाँ कुछ शिकायतें नहीं आती। तो हमारे यहाँ तो ऑब्जर्वर की इजाजत ही नहीं दी, तो ये सबसे बड़ी खामी है। हम तो बार बार कोशिश करते रहे, सालदार साहब को रिक्वेस्ट करते रहे, जब वो इसके चेयरमैन थे इंतखाबी इस्लाहत कमेटी के, मैं इसके इलेक्शन कमीशन को ऑब्जर्वर की हैसियत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी लिख कर भेजा कि हमें ऑब्जर्वर की इजाजत दी जाए, हमारे पास स्टाफ मौजूद है, हम अपना ऑब्जर्वर बैठा देंगे, लेकिन नहीं वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये है सारी बात। किसकी गलती है सर कि अमल दरामद नहीं हुआ? ये आपको लगता है कि इलेक्शन इस्लाहात की जो कमेटी थी
जो कि आप कहते हैं पहले डार साहब जिसको लुक आफ्टर करते थे, उन्होंने ये गफलत बरती है आपके व्यू में? बड़ी गफलतें हैं, एक गफलत थोड़ा है मुन्ना आलम। अच्छा। हमने बहुत कोशिश की थी, हमने बड़ी-बड़ी तजावीज़ें दी थी। हमने ये भी कहा था कि जब भी एक पार्टी का जो सरबराह होता है, वो तीसरी मर्तबा पार्टी का सरबराह ना बन सके। हाँ। हमने ये भी राय दी थी कि जनाब वो अपना नन फॉर अबव का भी इसके अंदर बैलेट पेपर पे लिखा जाए, वो भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। पर बहुत सी तजावीज़ें थी, लेकिन अब इसमें तो बड़ी अहम तजवीज़ ये थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो इंडियन का हमने तो मिसालें दी थी कि इंडिया का मौजूद होता है। मैंने खुद देखा इंडिया का इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दिल्ली में था मैं, जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था। मैं कहा भाई ये तो ऐसा तो इलेक्शन ये हो तो रहा है सर, ये जैसे वाली कांग्रेस का पाबंदी तो इलेक्शन। बात ये है, वो कहते हैं कोई जमात नहीं करती, ना पीएमएलएन कर रही है ना पीपल्स पार्टी, तो ये जो तलवार है ये सिर्फ पीटीआई पे क्यों लटक रही है? उनकी तरफ से ये भी आवाज उठाई जाती है। नहीं, बहरहाल इसका बड़ा मसला होता है। इसमें देखा कि किसी पार्टी का सिंबल वापस लेने के लिए सेक्शन 215 में बड़ी शदीद शर्तें, बड़ी सख्त है उसके अंदर। उसमें बाकायदा चार्जशीट किया जाता है, हेयरिंग होती है, बाकायदा मामला होता है। अगर किसी वजह से एक फैसला खिलाफ भी आ जाए किसी पार्टी के खिलाफ सिंबल के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपील करने के मुकम्मल में जिक्र किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते हैं। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कि किसी सिंबल को वापस ले लें या पार्टी को, अच्छा, ये आपने पार्टी बड़ी को अहम बैन बात की है। शायद इससे थोड़ा हौसला मिला होगा पीटीआई के जो दोस्त हैं हमारे, कि इतना आसान नहीं होता किसी से निशान छीन लेना, किसी पार्टी का इंतखाबी निशान। सही है। बहुत मुश्किल तरह बड़ा मुश्किल बड़ा होता है ये। बड़ा इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी सारे तमाम प्रोस एंड कॉन देखने होते हैं, और तमाम देखेगा, फैसला देखेगा। बड़ा अहम 5 जज, बड़े इंतहाई कॉम्पिटेंट जज, 5 मेंबर जो हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं, वो भी फैसला करेंगे। कल इसके बारे में कोई ना कोई बात सामने आ और ये भी आप श्योर कराना चाहते हैं कि पीटीआई इसमें कोई ऐसी ना रखे जहन में बात कि जी ईसीपी उनके खिलाफ पहले से जो है वो माइंड बना के बैठा हुआ है? नहीं, इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन जो है ना, वो अभी गौहर वाले अली खान, वो बड़े इलेक्शन कमीशन के बड़े फ्रेंडली हैं। इलेक्शन कमीशन के जितने भी पेश हुए हैं इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की तरफ से, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनकी हियरिंग को बड़े तहम्मुल मिजाज से सुना और कहा कि बड़े संजीदा और बड़े पुरदबार और दलाइल से बात करते हैं। उनकी बड़ी इज्जत और एहतराम है इलेक्शन कमीशन में। अच्छा, यानी मौजूदा चेयरमैन के हवाले से आपने बड़ी अहम बात की है कि उनके अच्छे रवाबित हैं इलेक्शन कमीशन से। चौधरी लड़ाई झगड़ा करता था, जाके लड़ाई करता था। बाकी इतने वकील थे, वो जाके लड़ाई झगड़ा करते थे, तलखलामियां करते थे। बाबर रहमान साहब तलखलामियां करते थे, उससे हालात खराब होते थे ना। लेकिन गौहर अली खान तो बड़ा जब भी पेश हुए इंतहाई संजीदा तरीके से पेश हुए। ये बड़ी आपने अहम बात की है कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, और वो हो सकता है कि पार्टी के लिए भी आगे मुफीद साबित हो। अहमद अवैस साहब, यही बात है, आप अग्री करते हैं इस बात से? और दूसरा, जो बरियत के हवाले से दरख्वास्त है नवाज शरीफ साहब की, दूसरे रेफरेंस में भी उन्होंने दायर कर दी है। नैब बिल्कुल पीछे हट गया है, वो कहते हैं कि ये तो हमसे मामला ही शायद गलत दायर हो गया था, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो ऐसे में सर, ये तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो जाहिर है साबिक पीटीआई हुकूमत पे आते हैं, जिनके दौरे हुकूमत में या उससे चलें पहले थोड़ा सा ये तमाम तर मामलात परस्यू किए गए थे, बल्कि पूरी जो इलेक्टोरल कैंपेन थी पीटीआई की वही पैनमा फैसले पे थी। अब वही नैब कहता है कि ये तो पूरी चीज हमने कभी की नहीं थी, वो तो ऐसे अब अपेयर हो रहे हैं। आप देखिए, पहली बात तो आप ये जैसे आपने कहा कि चेयरमैन जो अब इलेक्ट हुए हैं, जिनको नॉमिनेट किया था और वो इलेक्ट हो गए, गौहर अली साहब जो हैं, बहुत इसमें कोई शक नहीं है। कमर साहब ने भी उनके मुतालिक जो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और अच्छी क्वालिटी के और टैलेंटेड आदमी हैं, और हर वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो उनके मुतालिक ही शायद किसी शायर ने कहा था कि एक तबस्सुम है मेरे पास, सब हवादिस का जवाब। सही। तो और दूसरी बात यह है कि अभी आपने जो बात की है, ये बात जो है ये बड़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान में जुडिशरी जिस अंदाज में चल रही है, आप देखिए कि ये पहला रेफरेंस जो था, एवन फील्ड वाला रेफरेंस जो था, वो रेफरेंस में भी उनको बरी कर दिया गया, और डिटेल सारी मौजूद हैं, और कहा गया कि जी वो प्रॉपर्टी की डिटेल वो साबित नहीं कर सके। ये इतनी अजीब सी बात है। और वहां पे जो रोल है नून लीग इसका, नैब का, वो भी बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। ऑब्जेक्शनेबल टू द एक्सटेंट कि भाई, अब आपने देखा कि यहाँ इस रेफरेंस के अंदर भी उन्होंने कहा कि जी हम तो इसको कोई कंटेस्ट करने को तैयार नहीं है, रेफरेंस ही वापस भेज दिया जाए। तो इतना इसके ऊपर जो
एक इंडिपेंडेंट अदारे ने जोर लगाया, तैयार किया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट में तमाम एविडेंस की बुनियाद के ऊपर फैसला हुआ है। वो एविडेंस के रिकॉर्ड जो है वो बाकायदा इट्स पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड जो है इनकी, ये एवरफील्ड की भी और ये जी अजीजिया जी की बिल्कुल भी, सही बात है। वो तमाम उसके बगैर उन्होंने कोई एक लाइन भी नहीं है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री। तो सर आपका व्यू है, वो तो पीएमएलएन वाले कहते हैं कि जो नैब का रोल है वो पहले मशकूक था, जब सजाएं दिलवाई गई थी और जो नाकर्दा गुनाह थे उनकी सजा मियां साहब को दी थी नैब ने। वो कहते हैं पहले नैब का रोल खराब था, अब तो नैब ठीक हो गई है। तो सवाल यह है कि सजाएं तो वो ये सारा कुछ तो जो सुप्रीम कोर्ट में बना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया? बट सर सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला रेफर कर दिया था ना पैनामा वाला एहतसाब अदालत को। रेफर ट्रायल के लिए किया उन्होंने, लेकिन इन प्रॉपर्टीज की और ये सारी डिटेल्स जो है वहां पे एक एक चीज जो है वो कंसीडर हुई है और वो प्रॉपर्टी आज भी इनके तसल्लुत में है, आज भी इनके कब्जे में है। जी जी, ये तो इंसाफ लंदन के जो फ्लैट्स हैं वो बिल्कुल, वो आप सही कह रहे हैं कि वो अभी भी उसी तरह से आज भी उनके पास है। उनकी एक्सप्लेनेशन आज भी नहीं दे सक रहे हैं। उनके बच्चों की उम्रें क्या थी वो एक्सप्लेन नहीं कर सके कि वो प्रॉपर्टी जो है उनके पास कैसे आई। और जो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खुद स्पीच की हुई है, इन तमाम बातों को अगर आप समाप्त करें तो वो इनको गिल्टी करार देना जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम जो है वो एक दुनिया का अछूता निजाम है। अच्छा, आपने बहुत सख्त अपनी जो तशवीश है उसका इजहार किया है इस पूरे मामले पे। मैं आपको बताऊंगा, यह मतलब सिर्फ ये बात इतनी छोटी नहीं है। देखिए, अगर नैब ने आके यहाँ पे यू टर्न लिया है, हाँ। अदालत किस लिए बैठी हुई है? अपील को कहते हैं कि ये कंटिन्यू। बहुत अहम बात की है सर आपने, नैब का यू टर्न आपने कहकर मुखातिब की है। झगड़ा साहब, आपने एक बात मुझे इजाजत देंगे? जी जी प्लीज सर। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस वक्त उन्होंने ये स्टांस लिया है इस वक्त आके इसने नैब ने तो ये हाँ। वो स्टेज है कि यहाँ पे अपील, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन ऑफ सूट है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स है, तो यहाँ पे अदालत जो है वो ऑन मेरिट फैसला करती और तमाम नैब के कंसर्न ऑफिसर राइट फ्रॉम द चेयरमैन डाउन द लाइन और प्रोसिक्यूशन करने वाले जितने हैं यहाँ पर, इन सबको शो का नोटिस भी देती। अच्छा, और मौजूदा आप कह रहे हैं मौजूदा तमाम जो नैब के लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको नोटिस देने चाहिए थे शो कॉज अदालत को? बिल्कुल देने चाहिए थे। ये अच्छा, बहुत अहम बात की है सर आपने। लेट मी टेक दिस अक्रॉस। क्या कर रहे हैं आप? ये झगड़ा साहब बहुत अहम बातें उठाई हैं अहमद अवैस साहब ने। ज़ाहिर है साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं वो पंजाब के, और मायनाज माहिर कानून है। आपने उनकी बात सुनी कि मलकियत तो अभी भी है नवाज शरीफ साहब की, वो जो अपार्टमेंट्स थे, और सवाल तो यही था ना कि बेनिफिशियल ओनर कौन है उन अपार्टमेंट्स का। और वो कहते हैं उन्होंने इस हद तक अपनी बात की है कि इनको तो तमाम नैब के अफसरान को शोकॉज होना चाहिए इस बात पे अदालत की तरफ से कि अब आप इससे पीछे और यू टर्न कैसे ले सकते हैं इस मामले से। शुक्रिया जी, ड्यू रिस्पेक्ट टू साहब, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि क्यों ऐसा कहते हैं, उनको पूरा हक है अपना व्यू प्लेस करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि एमन फील्ड के जो बात हो रही है और उन अपार्टमेंट्स की जो बात हो रही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद वहाँ रह चुका हूँ, उन अपार्टमेंट्स में भी वक्त गुजार चुका हूँ। वेरी ऑर्डिनरी अपार्टमेंट्स, उस बिल्डिंग में ऐसे कई और अपार्टमेंट्स हैं और बड़े ऑर्डिनरी लोगों के हैं। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ की अगर ये कहें कि उनके पैसा कहाँ से आया, तो ये तो सोचने वाली बात है कि मियाँ शरीफ साहब पाकिस्तान अभी बना नहीं था कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल सेटअप यहाँ पर बना दिए थे। तो उनके मतलब ये बात करना कि ये पैसा कहाँ से आया, मुझे इस पर ज़रा वैसा माशाल्लाह एक बहुत ही मायनाज एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और मैं कभी भी उनको कंडेम नहीं करूँगा। लेकिन इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि गालिबन उनको ये इंफॉर्मेशन सही नहीं दी गई। यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो अगर सही होती तो वो कभी भी ऐसा ना करते। और बाकी जो यहाँ पर आजकल जो केस अजीजिया का हो रहा है, वो तो आपको उन्होंने
बड़ा अच्छी तरह आपने हमारे इलेक्शन कमीशन के बहुत ही मायनाज कंवर दिलशाद साहब और अहम सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब, तो मैं समझता हूँ कि मैं जितना उनको जानता हूँ और कोई शायद जाने या ना जाने, मेरी उनके साथ बहुत डीलिंग हो चुकी है ड्यूरिंग आई वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ PMLN। तो उनके साथ मेरे बहुत डीलिंग हुई है और बड़े अच्छे ताल्लुक रहे हैं उनसे। तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे सारे सेक्शंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2008-2009 वो तो वो बयान कर रहे थे सर PTI के हवाले से मामला कि वो जो बल्ले का निशान उनसे जा सकता है या नहीं जा सकता, वो तो उस हवाले से तबसरा फरमाया था। जी हाँ कंवर साहब ने वो भी। अच्छा सर, एक और आपसे अर्ज है, उन्होंने ये तो सर बड़ी अहम बात आपने की, लेकिन आप चूंकि अपनी जो सेंट्रल इलेक्शन सेल है उसके भी रुकन है, तो ये फरमाइएगा ये इतनी आवाजें क्यों उठ रही हैं PMLN से? दानियाल अजीज साहब भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर नारवा सलूक किया जा रहा है और आप लोग लॉयलिस्ट्स को इग्नोर करके, ये क्या मामला चल रहा है? बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। जावेद हाशमी साहब भी अब टिकट नहीं ले रहे हैं आप लोगों से। देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं, मुझे अफसोस है कि उन्होंने ऐसी बात की है कि लॉयलिस्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है। लॉयलिस्ट्स को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, मैं वो आदमी हूँ जो अल्लाह के करम से कोई मुझ पे ये उंगली नहीं उठा सकता कि ये लॉयलिस्ट नहीं है। मैं मरते दम तक नूनू हूँ और रहूँगा। तो लॉयलिस्ट को तो इग्नोर अगर किया जाता तो फिर मैं भी ना होता यहाँ। अच्छा, लेकिन अल्लाह के करम से शुरू में कुछ वाक़यात हुए थे ऐसे। हाँ, आप मुझे याद है सर, आपने भी कोई ग्रीवेंसेस का इज़हार किया था उधर। जी हाँ, वहाँ पर उन्होंने वही नोटिस ले लिया था और हमें बाकायदा उन्होंने मैसेज भेजा कि जी मैं आ जाऊँ तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आप देख रहे हैं कि उनके आते ही वन ऑफ द लॉयलिस्ट लाइक मी, ही वाज इमीडिएटली पुट ऑन द पार्लियामेंट्री बोर्ड, और KPK के पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसमें आई हैव अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। राइट, यानी आप कहते हैं, आपने अपनी मिसाल देके कहा कि लॉयलिस्ट्स को कभी इग्नोर नहीं किया जाता और आप उसकी जीती जागती मिसाल है सर। ये मामला मैं आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि फिर ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रेस में सोलो भाग रहे हैं मियां साहब, और कुछ लोग ये भी इंकशाफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि 8 फरवरी से अभी भी चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन तो है मियां साहब की, वो रिवर्स नहीं हुई है, तो अगर 8 फरवरी तक वो नहीं होती है तो ही मे गो बैक टू लंदन। ये भी कुछ लोग कयास आराइयां करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें कितनी सदाकत है या ऐसी हेर से है? मैं वापस आती हूं सर। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर अ ब्रेक, हम स्टे विद अस, वी विल बी बैक ऑन दिस। वेलकम बैक नाजरीन। कंवर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ ये मामला लेके आना चाहती हूँ और आपको एक शॉट भी सुनाना चाहती हूँ। ये एक तजवीज़ है जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है कि अगर वो आने वाले इलेक्शंस में अपने आप को कुछ देखना चाहते हैं या अपना रास्ता साफ करवाना चाहते हैं, तो सुनिएगा राना साहब ने क्या कहा है, फिर आप फरमाइएगा कि क्या आप इत्तेफाक करते हैं उनकी तजवीज़ से। कासिम के अबू इमरान खान साहब की जो जमात है, बल्कि अब वो गौहर खान की जमात है। गौहर खान साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को इलेक्शंस में जो है वो लेके जाएं। PTI जब तक अपने में से उन अनासर को जिन्होंने 9 मई बपा किया, उन अनासर को अलहदा करें। अगर जो बेगुनाह होंगे वो बेगुनाह हो जाएंगे, वो करें सियासत बाद में आके। उन अनासर को अलहदा करके PTI अगर इलेक्शन लड़ेगी, PTI को कोई इलेक्शन से नहीं रोक सकता। जी कंवर साहब, वो कह रहे हैं 9 मई वाले अनासर को अलहदा करें और PTI मजे से इलेक्शन लड़े 2024 का। आप इत्तेफाक करते हैं यही चीज़ है जो इनके रास्ते में आ रहे हैं? और वो कहते हैं कि चेयरमैन भी अब तो कोई और है, ये तो पार्टी अब खान साहब की नहीं है, ये तो गौहर खान की पार्टी है। देखा जाए, इसका जवाब तो देंगे मिस्टर अहमद अवैस साहब। जगजहर है, वो PTI के इंतहाई अहम रहनुमा हैं और राना सनाउल्लाह साहब एक सियासतदान हैं, साबिक वजीर भी रहे हैं। तो मेरा उनका सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं बता देना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चंद रोज पहले उन्होंने बाकायदा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वजीर आज़म पाकिस्तान और उसके बाद 4 वज़राए आला और 4 चीफ सेक्रेटरी और 4 IGs को खत लिखे हैं कि आपने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है।
ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर अपनी कार्रवाई कर चुका है। बाकी रह गया कि बाकी ठीक है, वो सियासतदान है, वो जिस अंदाज से बात करना चाहें तो उसका जवाब तो कोई सियासतदान दे सकता है। इसका जवाब तो अहमद अवैस साहब भी दे सकेंगे ना। हम तो एक बता दिया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं सर, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि 9 मई वाला वाकया और वो जो लोग हैं जब तक वो पीटीआई में अटैच्ड रहेंगे, यानी वो जाहिर है हवाला दे रहे हैं इमरान खान साहब का, और वो कह रहे हैं कि जब तक ये लोग पीटीआई से जुड़े रहेंगे या ये तासुर भी रहेगा तब तक ये इलेक्शन में नहीं आ सकते हैं। आपको ये बात सही लगती है? कहीं इलेक्शन एक्ट में इस तरह का कोई तस्करा है? नहीं, इलेक्शन एक्ट पे एक बाकायदा एक गाइडलाइन देता है ना, रहनुमा असूल देता है ना, उनको तो उस इलेक्शन एक्ट में तो 9 मई का जिक्र नहीं होता। लेकिन मसला ये होता है कि इसका जवाब तो सियासतदान देंगे। अहमद अवैस साहब जवाब दे इसका। और सर ये बताएं, फिर पैनमा वाला जो मामला था, आपको लगता है ये नाअहली जो थी मियां साहब की, ये बिल्कुल एक उनके खिलाफ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था उस टाइम में 2017 में, और वो कहते हैं कि ये जुल्म अभी पीटीआई पे हो रहा है क्योंकि उनके जो बानी चेयरमैन है वो इस वक्त जेल में है। कोई मवाजना है इन दोनों का या नहीं? नहीं, इसका जाहिर है कि ये सारे तमाम मामले अदालत में हैं, ज़ेर समाअत भी हैं, अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। लेकिन ये सारे मामला जाएंगे जब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ कागजात नामजदगी दाखिल की जाएंगे, उस वक्त ये सारा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। फिलहाल तो इस पर कुछ कहना कबज़ वक्त ही है। ठीक है, और आप कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने, बहरहाल आपने बताया है कि तमाम जो सूबे हैं उनको हिदायत दी है कि तमाम को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अहमद अवैस साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड फिर मिल रही है आपको या नहीं मिल रही है? और इसका जवाब आप वो कहते हैं फरमाएंगे बेहतर कि राना साहब की वो कहते हैं ये तजवीज़ आप बताएंगे इस पे कि 9 मई वाले लोगों को अगर अलहदा कर दें तो आप फिर इलेक्शन लड़ें, आपको कोई रुकावट नहीं है? 9 मई वाले रिस्पॉन्सिबल लोगों को अगर अलग करना है तो फिर ये राना साहब समेत पीडीएम की लीडरशिप जो है ये सबको अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान तो इनका बनाया हुआ था जिसमें इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी मुलव्वस करके उनको भी बदनाम किया है। और ये इतना बड़ा जुल्म हुआ इस कौम के साथ कि एक तरफ से इकॉनमी तबाह की 16 महीने में, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम की नजर में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को डिस्प्लेस किया। ये तो प्लान था। या अगर प्लान ना होता तो आप बताइए कि पंजाब पुलिस कहां थी उस दिन? किसी ने रोका उस दिन? एक 100 फुट के फासले के ऊपर जो कंटेनर रखते थे, जो आंसू गैस छोड़ते थे, शेल मारते थे, और जो लाठी चार्ज करते थे, जो वाटर कैनन इस्तेमाल करते थे, वो कहाँ गायब थे उस दिन? क्यों स्टेट प्रॉपर्टी को रोकने बचाने के लिए उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? और अगर उन्होंने अपनी डिरेडिक्शन ऑफ ड्यूटी की है तो आईजी पुलिस के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई उस दिन? आपने कोर कमांडर लाहौर के खिलाफ कार्रवाई कर ली, आईजी पुलिस को क्यों छोड़ दिया? अच्छा, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है। हाँ। ये बहुत बड़े सवालात हैं। आपको लगता है आप समझते हैं अहमद साहब ये फिर निगरान हुकूमत को करना चाहिए? मैं फिर पूछ सकती हूँ ये बात कंवर साहब से? ये तो बल्कि ये मैं इन्होंने कोई इंक्वायरी करनी चाहिए पुलिस अपनी, पंजाब पुलिस के हवाले? ये तो एक डिस्प्यूट इंक्वायरी होनी चाहिए थी, बल्कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी। किसी सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट को इंक्वायरी का कमीशन बनाते और वो इंक्वायरी होल्ड करता, वो उसमें चीज के सामने आ जाती कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन नहीं है। और जब वो इंक्वायरी होती है तो पता लगता है कि शायद जो आदमी जो है वो कोर कमांडर की वर्दी पहन के वहां बाहर फिर रहा था, अंदर से निकाल के ले आया था, वो शायद आदमी पीटीआई का होता ही ना, वो आईबी का आदमी निकला था। ये तो इंक्वायरी जब होती है तो ये डिटेल्स निकलती है सामने। इसी तरह से वो जो इन्होंने वो टाइम लाइन दी थी आईजी पुलिस ने, ये वहां पे साबित होता उसके अंदर। लेकिन सर वो जो पीटीआई के अपने रहनुमा थे जो उस रोज, मतलब हसन न्याजी साहब भी हमें याद है, वो भी वर्दी लहरा रहे थे और हाँ, ये मैं अर्ज कर रही हूँ, वो तो सब जानते हैं ना, वो पीटीआई के रहनुमा है, वो कोई किसी इंस्टीट्यूट का या किसी आईबी का बंदा तो नहीं है। जो भी वो अलग है, मैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। देखिए कि जिस वक्त इन्होंने टाइमलाइन दी थी कि 5:30 बजे आईजी पुलिस के मुताबिक 5:35 पे क्राउड जो था वो कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंच गया था। और एक क्लिपिंग है जो जिस वक्त ट्रायल में सामने आएगी कि जिस वक्त उनके कोर कमांडर हाउस के लाउंज में जिस तोड़फोड़ हो रही थी, वहां जब क्लॉक लगा हुआ था उसके ऊपर घड़ी 5:05 टाइम बता रही थी। अब बताइए वो लोग कहां से आ गए अंदर? ये तो एक जब इंक्वायरी होगी तो ये डिटेल खुलेंगी। ये तो आज बैठ के इन्होंने प्लान बना के, बड़ी अहम बात आपने ना सिर्फ इसमें जो इल्जाम है वो पंजाब पुलिस को, बल्कि आपने साथ साथ पीडीएम का भी नाम लिया है कि ये इन लोगों की साजिश थी।
और तमाम तर जो जमातें थी। झगड़ा साहब, मैं आपकी तरफ ये मामला ले जाऊंगी। पीडीएम में तो सबसे अहम जमात पीएमएलएन है और जाहिर है 9 मई को उस वक्त आपकी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। वो कहते हैं कि दरअसल आपका प्लान था और इसीलिए पंजाब पुलिस को बाय डिजाइन गायब रखा गया था उस रोज। ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है सर। देखिए जी, मुझे ऑनेस्टली ओवैस साहब पे अफसोस हो रहा है कि वो इतने बाखबर हैं और तमाम ज़राए उनके पास हैं जिनसे मालूमात हासिल हो सकती हैं, और उन्होंने ये कहा है इंक्वायरीज भी हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि पीएमएलएन कभी भी साजिशों में इन्वॉल्व नहीं होती। उसकी आप पूरी हिस्ट्री देख लें, 3 द्वार किए हैं पीएमएलएन ने और इंशाल्लाह चौथा आने वाला है। आप देख लें हर एक द्वार में पीएमएलएन ने वो कुछ किया है जो छुपाया नहीं जा सकता। मोटरवेज का जाल देख लें और जो काम किए हैं आवाम के लिए जो कुछ किया है उन्होंने, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह के करम से पूरा मुल्क मानता है कि अगर काम हुआ है तो वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है, अगर गड़बड़ हुई है तो दूसरे अदवारों में जरूर हुई है। तो मैं ये क्या कहूँगा, कैसे कहूँ, ये जाके कहते हैं महंगाई लेकर आए हैं। महंगाई हम लेकर आए हैं। पीटीआई की रिकॉर्ड देख लें, महंगाई तो शुरू वहां से हुई। ये तो सर दानियाल अजीज साहब भी तो कह रहे हैं कि 16 माह में आप लोगों ने महंगाई की है, उसका जवाब देना होगा आपको इलेक्शंस में। देखिए बिल्कुल देंगे हम जवाब। हमने इंशाल्लाह हर एक चीज का हमारे पास जवाब है, कोई डर नहीं है हमें। महंगाई जो लेकर आई थी पीटीआई, उसके बाद जो महंगाई आई है वो इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। अच्छा, यानी 16 माह में जो कहते हैं वो पीडीएम की हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं आप इंटरनेशनल फैक्टर है। हाँ जी जी बिल्कुल, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि महंगाई जो आई है पूरी दुनिया में आई है और उसका असर डेफिनेटली हमारे मुल्क पर भी पड़ता है। आई सी। तो ये सर दानियाल अजीज साहब को बात नहीं पता थी जो वो कह रहे हैं कि पीडीएम को 16 माह की महंगाई का जवाब देना पड़ेगा। देखिए जी, पीडीएम को मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई जवाब देना पड़ा तो वो भी दे देंगे। पीडीएम इंशाल्लाह जवाब देने से नहीं डरती। हाँ, और आपने ये जो तासुर है आपने इसकी मुकम्मल तरदीद की है। जो अभी अहमद अवैस साहब कह रहे थे कि पुलिस का ना मौजूद होना, आपने कहा साजिश कभी की नहीं है पीएमएलएन ने, आपने सिर्फ तरक्की पे ध्यान दिया है। कभी नहीं है, कभी जी। पीएमएलएन अल्लाह के करम से बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। मैं इसका जवाब मांगती हूँ अहमद अवैस साहब से, लेकिन मैं समझता हूँ कि कमर साहब इसका जवाब आप भी फरमाएं, क्योंकि ये दोनों तरफ ये जो सवाल था ये डायरेक्टेड था अहमद अवैस साहब की तरफ से कि वो इंक्वायरी आप इसकी करते हैं, अग्री करते हैं इस बात पे कि अगर पंजाब पुलिस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई के रोज कहाँ गायब थे ये लोग सारे? नहीं, चूंकि मैं इस सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि हमारा एक बड़ा न्यूट्रल हमारा भाई केटीआर गवर्नमेंट है। इस बारे में हम कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे किसी सियासी जमात को जो है वो दिल आजारी हो जाए। तो हमें तो खामोशी से, ठीक है, अदालतों में केस चल रहा है, अदालतें जाने वो काम जाने, जिस तरह मामला चल रहा है तो क्वेरियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, केस चल रहे हैं अदालतों में। तो इसके बारे में सवाल जवाब मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम पंजाब गवर्नमेंट का बाकायदा हिस्सा भी हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। ये अहमद अवैस साहब इसका जवाब दे दें। अच्छा कमर साहब, मैं आपसे फिर ये अर्ज करना चाहती हूँ, आपने चूंकि शुरू में कहा था ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहा गया है और ये इलेक्शन कमीशन के खास अहकामात हैं। मैं वासिक कयूम अब्बासी साहब की ट्वीट आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। ये आप जानते होंगे साबिक डिप्यूटी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, और उन्होंने ट्वीट की है आज ये कि माई पॉलिटिकल करियर एम्ड एट सर्विंग द पीपल बट नाउ इट इज़ अनबेरेबल to hold the burden of confrontation with the state and its institutions. Therefore, I announce to quit and leave politics and PTI. I defy all violent acts against the state institutions and narrative that mislead the whole nation by PTI. Long live Pakistan. ये कहते हैं वासिक कयूम अब्बासी साहब। तो सर वो कह रहे हैं कि ये अभी गायब थे शायद 2 रोज़ बाद, और फिर उनके गायब होने के 2 रोज़ बाद जो है उनका ये स्टेटमेंट आया है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुई, वो फिर कहते हैं। नहीं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर उन्होंने क्या बात की है? डिप्टी स्पीकर साहब ने, साबिक डिप्टी स्पीकर ने क्या कहा? उन्होंने, मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया यही कहा है सर। वो कहते हैं कि मैं अपना करियर छोड़ रहा हूँ और पीटीआई छोड़ रहा हूँ, और मैं मजीद जो है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि इदारों के साथ टकराव की जो कैफियत है,
तो ये कि वो 2 रोज बाद गायब होने के उनको ये वाली बात याद आई, मैं इसलिए आपसे ये वाली बात अर्ज कर रही हूँ कि वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे बंदे उठा रहे हैं। और ये सारे सियासतदान जो हैं वो सियासतदान जो अपने मफादात के तहत अगर वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में जा रहे हैं तो जाने दें, उनको कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल उनका अपना सियासी मामला है, सियासी मामलात है। अब पहले तो वो डिप्टी स्पीकर भी रहे, सब बिल्कुल ठीक है। अब अगर वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में चले गए हैं तो उनका नहीं गए नहीं है, ये तो आप हमें खबर दे रहे हैं कि अगर चले गए हैं। अभी फिलहाल उन्होंने कहते हैं सियासत छोड़ दी है। और ठीक है, सियासत छोड़ देनी चाहिए। जब ऐसा मामला पेश आया तो सियासत छोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ज़ाहिर है हम इसके बारे में क्या स्टेटमेंट दें, इतना हम उनको ज़्यादा जानते भी नहीं है, ना उनके फलसफे को जानते हैं, ना उनकी शख्सियत को जानते हैं। एक आम से वो आदमी थे, हमें उनके बारे में कुछ इल्म नहीं था। ठीक है जी, अहमद अवैस साहब आप बताइएगा। वो कहते हैं इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो जा रहे हैं दूसरी पार्टीज में तो इसकी ये कोई मतलब नहीं है कि उन पे कोई दबाव डाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तासुर जाहिर किया है कमर साहब ने। एक बात आप देख लीजिए, इसका जवाब में मैं ये कहूंगा, एक बात बड़ी कंसिस्टेंटली हो रही है कि जब कहीं पर भी इस किस्म की स्टेटमेंट आई है कि किसी ने पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया है, कंडेम किया है 9 मई के वाकया को और इन इदारों के साथ टकराव को, वो ये स्टेटमेंट देने से पहले अचानक गायब हो गया। और गायब होने के बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब दोबारा वो सरफेस पे आया, सामने आया, अवाम के सामने आया, कैमरे की आंख के सामने आया, तो वो ये स्टेटमेंट सामने आ गई। अब इसके मुतालिक दुनिया जानती है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और ये बहुत बुरा हो रहा है। मैं इतना कहूंगा कि ये खेल जो है ये बड़ा खतरनाक खेल है। इस खेल को अगर खत्म ना किया गया ये बहुत आगे तक फैल जाएगा और ये अपनी लपेट में बहुत कुछ ले जाएगा। ये बड़ी आपने एक अहम बात, चूंकि कि ये मुझे आई थिंक क्लोजिंग का कहा जा रहा है, वरना आई वुड हैव लव्ड कि इस पे झगड़ा साहब का एक व्यू पॉइंट आता। इस तरह की शिकायत 2018 के इलेक्शन से पहले PMLN करते हुए बरमला तौर पर नजर आते थे। खैर नाजरीन, इंशाल्लाह इन सम अदर टाइम हम इन तमाम चीज़ों को पुट फोर्थ करेंगे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।